नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के असाइनमेंट की और एक प्रश्न जो कि गद्य साहित्य के ही एक कहानी वापसी से लिया गया है, जिसकी लेखिका है उषा प्रियंवदा। गजाधर बाबू ने कोट उतारकर और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी में कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजोधर बाबू को अपना बड़ा खुला सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट, जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। प्रस्तुत गद्यांश उषा प्रियंवदा की नई दौर की कहानी वापसी से लिया गया है। इस कहानी में एक मध्यवर्गीय शहरी परिवार में बुजुर्ग लोगों की बदलती स्थिति को इस कहानी का विषय बना गया है। गजाधर बाबू के लौटने से घर की पहले से चली आ रही व्यवस्था में व्यवधान पड़ जाता है। वे जिस भावनात्मक स्वागत की उम्मीद करते थे अपनी पत्नी और बच्चों से, वैसा कुछ नहीं होता। इसके विपरीत सभी को ऐसा महसूस होता है कि गजोधर बाबू के आने से उनकी चारपाई बैठक में लग जाती है। बाद में बहू के ऐतराज करने पर उनसे पूछे बिना ही एक कोठरी में उन्हें डाल दिया जाता है। गजोधर बाबू को अपना खुला सा क्वार्टर याद आता है। घर का खर्च को सीमित करने के लिए जब वे नौकरी की छुट्टी दे देते हैं तो उनके गहरा आघात लगता है। उनको गहरा आघात लगता है। सबसे बड़े दुख की बात उनके लिए यह होती है कि उनकी पत्नी भी उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। गजोधर बाबू जिस अकेलेपन से भाग रहे थे, वह अकेलापन अपनी पत्नी और बच्चों के बीच कम होने की बजाय बढ़ जाता है। इस निराश में वे वापस उसी छोटी सी जगह पर लौट जाते हैं जहां वे रेलवे की नौकरी करते थे। एक चीनी मिल में नौकरी करने के लिए वे अपनी पत्नी को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह इनकार कर देती है। यह उनके लिए बेहद दुख की बात थी, क्योंकि आखिरकार उनकी पत्नी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्हें अपने क्वार्टर की रहन सहन, उनके रेलवे क्वार्टर में जो उनकी ठाठ थी, वे जो आराम से वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो सब बात वे याद करते हैं। ये थी हमारी कहानी वापसी की गद्यांश के कुछ सारांश। तो आगे हम द्विवेदी युग के हिंदी गद्य साहित्य
के बारे में कुछ बात करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के दूसरे चरण सन 1903 से 1916 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी से पहले कविता की भाषा ब्रज भाषा थी। हिंदी को साहित्य जगत की रानी साम्राज्ञी महावीर प्रसाद द्विवेदी के मदद से कहा जाता है। हिंदी को साहित्य जगत की रानी कहा जाता है। इस युग में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग में निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इस युग में निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय है। किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग में हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी? इंदुमती, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी हुई कहानी थी। कहानी 11 वर्ष का समय के लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दुलाई वाली की लेखिका थी एक बंग महिला। उसने कहा था यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी और ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी। यह सब द्विवेदी युग के कुछ प्रसिद्ध कहानी थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं कवि थे। 1861 से लेकर 1938 के बीच, लेकिन उन्हें कवि के रूप में इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली जितनी अपने निबंध में और समालोचनाओं में उनको इस युग की राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण की भावना को पूरी तरह आत्मसात किया था और उसे ही हिंदी साहित्य के लिए आदर्श मानते थे। उन्होंने साहित्य के मध्ययुगीन आदर्शों पर विरोध किया। रीतिकालीन भाषाओं और कला रूपों को अस्वीकार किया। रीतिकालीन भाव बोध भाषाओं को, कला रूपों को उन्होंने अस्वीकार किया था और अपने युग और समाज की जरूरतों के अनुकूल साहित्य रचने की प्रेरणा लेखकों में जगाई। वे रीतिकाल के कवि जो कि राजाओं के दरबार में थे, उनका मंतव्य अलग था उनके बारे में। वे चाहते थे कि समाज में सुधार की जरूरत है तो साहित्य का उसमें बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि बहुत जरूरी है। युग और समाज की जरूरत के अनुकूल, युग की और समाज की जरूरतों के हिसाब से ही साहित्य रचना
करना लेखकों में यही बात के जागरूक करना उनकी यही इच्छा थी। उन्होंने साहित्य को ज्ञान से जोड़ते हुए कहा कि ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। उन्होंने क्या कहा था? साहित्य को ज्ञान से जोड़ते हुए कहा था कि ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि किसी देश की उन्नति अगर देखनी हो तो उस देश की साहित्य को देखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात घोषणा की थी कि हमारे देश की उन्नति अगर देखना चाहते हैं कि तो उस देश के साहित्य की उन्नति होना चाहिए। लोगों की भाषा, बोलचाल, ये सब साहित्य पर बहुत निर्भर करता है। अगर साहित्य हमारे देश में अनुन्नत रहा तो लोगों की उन्नति होना भी असंभव है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती के माध्यम से प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, नाथुराम शर्मा, शंकर अयोध्या सिंह अयोपाध्याय, शंकर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, पद्मा सिंह शर्मा आदि लेखकों को ख्याति मिली। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग में इन सब लेखकों को ख्याति मिली और उनका महत्वपूर्ण साहित्य जनता तक पहुंचा। आशा करती हूँ इससे आपको हमारे इग्नू असाइनमेंट के प्रश्न पत्र से कुछ मदद मिला होगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों।